डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11वीं के छात्रों का जो कल टॉपिक चल रहा था पारिस्थितिकी वाला, पारिस्थितिकी वाले इस टॉपिक में आपने कल जो देखा, पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के बताए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। जैसा कि हम परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकृति के संदर्भ में बनने वाले जो तंत्र हैं वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम तालाब, झील, मीठे पानी की, खारे पानी की, नदियाँ, उनमें जो पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। समुद्र है। और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खेत और आपके मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, या किसी घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है, वन का पारिस्थितिक तंत्र है, ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमने देखा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में हम मानव द्वारा जो तैयार किया हुआ खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। और भी छोटे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की हम कल्पना करते हैं। उसके लिए हम एक्वेरियम, जल जीवशाला का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें छोटे जलीय पादप, उनको खाने वाले छोटे छोटे जलीय जीव, मछलियाँ वगैरह, उनको खाने वाले बड़े जीव एक कांच का घर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जब हमने संगठन देखा तो पारिस्थितिक तंत्र के संगठन में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ निर्जीव जो पदार्थ हैं, निर्जीव घटकों में अकार्बनिक, कार्बनिक और वातावरणीय घटक। निर्जीव घटकों में अकार्बनिक, कार्बनिक और वातावरणीय घटक आते हैं, जबकि जैविक घटकों में उत्पादक और उपभोक्ता आते हैं। यहाँ पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना करके और स्वपोषी की भांति पारिस्थितिक तंत्र में भागीदार बनते हैं, जबकि जो उपभोक्ता हैं वो उपभोक्ता इन एक दूसरे पर भोजन की दृष्टि से निर्भर रहते हैं। उत्पादकों के से प्राप्त करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा है, आकार की दृष्टि से 2 भागों में और भोज्य पदार्थों की दृष्टि से 3 भागों में। तो दीर्घ उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। दीर्घ उपभोक्ताओं को यहाँ 3 भागों में बांटा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे ही लघु उपभोक्ताएं, तो लघु उपभोक्ताओं में जीवाणु और कवक आते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, इसलिए उसको शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं में छोटे जो घास वगैरह आदि कीटों को खाते हैं, कीट, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में जो अपने भोजन हेतु प्राथमिक उपभोक्ताओं को प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ताओं में जैसे सर्प, मेंढक, छिपकली आदि जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता
जो आकार में बड़े होते हैं, अपने भोजन हेतु द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी का उपयोग करते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता हैं। इस प्रकार से फिर इन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं के मृत होने पर, जीवन अवधि समाप्त होने पर इनको अपघटित करके काम में लेने वाले जो जीव हैं वो लघु उपभोक्ता जीवाणु और कवक होते हैं, जो इन दीर्घ उपभोक्ताओं को अपघटित करके इनसे प्राप्त अकार्बनिक और कार्बनिक घटकों को भूमि में मिलाने का काम करते हैं, जिनको पुनः स्वपोषी पौधे प्राप्त कर लेते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र की इस कार्य प्रणाली में हम आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला फूड चेन। खाद्य श्रृंखला से तात्पर्य किसी पारिस्थितिक तंत्र के, अब वो पारिस्थितिक तंत्र कोई भी हो सकता है, भाई जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, स्थलीय हो सकता है। अब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में चाहे वो घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, एक खेत का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, या कोई जंगल का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का आपस में भोजन हेतु एक चैन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में व्यक्त होना या निरूपण करने की जो प्रक्रिया है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के उदाहरण जैसे घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला, घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में घास जो उत्पादक की भांति काम करता है, घास को खाने वाले छोटे कीट या टिड्डा ये प्राथमिक उपभोक्ता है, और टिड्डे को खाने वाला मेंढक द्वितीय उपभोक्ता है। मेंढक को भोज्य पदार्थ के रूप में खाने वाला सर्प तृतीयक उपभोक्ता है, और कभी कभार सर्प को बाज भी खाता है, ये इसमें चतुर्थ उपभोक्ता है। किसी खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जो स्तर हैं उनको T1, T2, T3, T4 से व्यक्त करते हैं। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जितनी लंबी खाद्य श्रृंखला होगी उतने ही पोषक स्तर होंगे। जबकि सामान्य रूप से उत्पादकों के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के बाद तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता के बाद चतुर्थ उपभोक्ता। ये घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला है। इसी प्रकार हम एक वन की खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखते हैं। वन की खाद्य श्रृंखला में छोटे पेड़ पौधे
उनको खाने वाले खरगोश, खरगोश का शिकार करने वाला भेड़िया और भेड़िया को शेर भोजन बना सकता है। इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर आपस में भोजन हेतु एक चैननुमा संरचना बनाता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इन खाद्य श्रृंखलाओं को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 परभक्षी खाद्य श्रृंखला। परभक्षी खाद्य श्रृंखला जो होती है ये छोटे प्राणियों से शुरू होकर के बड़े प्राणियों में समाप्त होती है। छोटे प्राणी से शुरू होकर के बड़े प्राणियों में समाप्त होती है। अब छोटे प्राणियों से बड़े प्राणियों में समाप्त होने से तात्पर्य कि बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को भोजन हेतु भक्षण कर जाता है, तो ये खाद्य श्रृंखला परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। जैसे हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण लें, जलीय खाद्य श्रृंखला। जलीय खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं, एक तालाब में शैवाल, उन शैवालों को खाने वाले जलीय जीव, छोटे जलीय जीव, अमीबा, हाइड्रा वगैरह, उन छोटे जलीय जीवों को खाने वाली छोटी मछलियाँ, उन छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछली, इन बड़ी मछलियों को मगरमच्छ वगैरह खा सकते हैं। तो ये परभक्षी खाद्य श्रृंखला जिसमें छोटे जीवों से शुरू करके और बड़े जीवों में समाप्त होती है। नेक्स्ट है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला बड़े प्राणियों से शुरू होकर या बड़े जीवों से शुरू होकर और छोटे जीवों में समाप्त होती है। अब छोटे जीवों में कैसे समाप्त होती है? कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में छोटे छोटे जीवाणु उपस्थित होते हैं, नेमाटोड्स वगैरह उपस्थित होते हैं। उन नेमाटोड्स को जीवाणु भक्षण करते हैं और फिर इनका कवकों द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। तो बड़े भाई पेड़ पौधे आकार में बड़े हैं, उन पर भोजन की दृष्टि से ये परजीवी के रूप में नेमाटोड्स रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, और फिर इनके मृत होने के पश्चात और इनका अपघटन कवक आदि द्वारा कर दिया जाता है।
ये परजीवी खाद्य श्रृंखला है। परजीवी से तात्पर्य जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, या तो उसके बाह्य रूप से निर्भर रहता हो या उसके आंतरिक रूप से अंदर स्थानांतरित होता हो। नंबर 3, अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद शब्द से तात्पर्य है डिकम्पोजर्स, अर्थात कवक या कुछ ऐसे जीवाणु जो मृत सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को अपघटित कर देते हैं और अपघटन के बाद अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसी खाद्य श्रृंखला अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अपरद खाद्य श्रृंखला में हम यहाँ उदाहरण के रूप में देखते हैं, मृत पेड़ पौधे या प्राणी। पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और प्राणी भी हो सकते हैं। इन पर कवक या जीवाणु भोजन की दृष्टि से निर्भर रहते हैं। ये इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की। अब इसी में पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली या कार्यकी में खाद्य श्रृंखला के बाद नेक्स्ट है खाद्य जाल। खाद्य जाल शब्द से स्पष्ट है। खाद्य जाल से तात्पर्य है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में भोजन हेतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं किसी एक पोषक स्तर 2 या 2 से अधिक पोषकों से जुड़ा हुआ हो, या खाद्य श्रृंखलाएं भोजन हेतु आपस में जाल जैसी संरचना बनाएं, तो इसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में किसी एक जीव को 2 या 2 से अधिक जीवों द्वारा भक्षण कर लिया जाता है, इसलिए खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इसे खाद्य जाल का नाम देते हैं। तो यहाँ हम खाद्य जाल का आरेखी निरूपण करके देखते हैं, समझते हैं। खाद्य जाल में पेड़ पौधे, इन पेड़ पौधों को खाने वाला टिड्डा, टिड्डे को खाने वाला मेंढक, मेंढक को खाने वाला सर्प, सर्प को बाज, इसी प्रकार यहाँ पेड़ पौधों को खाने वाला खरगोश, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घास को भी खा सकता है। खरगोश को भेड़िया, भेड़िया को शेर, यहाँ इन पेड़ पौधों को या इनसे प्राप्त जो बीज हैं या इन घासों को चूहा, अब इस चूहे को सीधा ये सर्प भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है।
और चूहे को यहाँ बिल्ली को भेड़िया और भेड़िया को शेर शिकार बना सकता है। और भी एग्जाम्पल आप देखें, पक्षी को सर्प और सर्प को ये बाज भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। अब सपोज मान लीजिए इन पेड़ पौधों को भेड़ या बकरी, कुछ भी हो सकता है, इनको भेड़िया और भेड़िया को शेर भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर एक जो खाद्य श्रृंखला है दूसरी खाद्य श्रृंखला से इंटरकनेक्ट रहती है, इसलिए इसे खाद्य जाल का नाम दिया है। यहाँ पर एक आवश्यक जानकारी है कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र का जो स्थायित्व है वो तभी अधिक है जब उसकी खाद्य श्रृंखलाएं एक सीमित स्तर तक लंबी हों। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखलाएं अधिक लंबी होंगी तो निश्चित रूप से उसके शीर्ष पोषक स्तर को एनर्जी कम प्राप्त होगी और जितनी ज़्यादा यहाँ पर खाद्य जाल बनेंगे, जितने ज़्यादा खाद्य जाल बनेंगे उतने ही उस पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व अधिक होगा। यदि कम से कम खाद्य श्रृंखलाएं होंगी, कम से कम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगी, तो उस पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व कम होगा। हो सकता है कि कोई खाद्य श्रृंखला उस पारिस्थितिक तंत्र से विलुप्त हो जाए या उस खाद्य श्रृंखला का कोई पोषक स्तर विलुप्त हो जाए, तो उससे सभी पूरे पारिस्थितिक तंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट डे।